नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में जो हमारी यूनिट 7 है हिंदी कहानी, उसी हिंदी कहानी की श्रृंखला में हम आज दुलाई वाली कहानी पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि उस कहानी का हम तत्परक अध्ययन करेंगे, वो मूल पाठ का भी अध्ययन करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। उन सभी सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी चलिए मेरे साथ कहानी का स्वपाठ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि दुलाई वाली, ये हाँ दुलाई वाली कहानी है वो राजेंद्र बाला घोष जी की है। जैसा कि मैं बताऊं कि मैंने इनकी जो पहली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया है आपको, इनकी जो पहली कहानी लगी हुई है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो चंद्रदेव से मेरी बातों में मैंने आपको राजेंद्र बाला घोष जी के बारे में बता दिया है, उनके परिचय के बारे में बात करें तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो आज हम वो वाली, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग वो वाली वीडियो देख लें, पिछली वाली, उसमें मैंने राजेंद्र बाला जी के घोष के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ दुलाई वाली कहानी की चर्चा करूंगा, इसमें मैं लेखक के परिचय की बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम देखें इस कहानी का पहला बिंदु देखें तो इसमें इस कहानी के हम प्रकाशन की बात करें तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 जी। राजेंद्र बाला जी घोष जी की जो दूसरी कहानी है वो दुलाई वाली है, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1907 है। इसका जो प्रकाशन 1907 है, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और जो पहले वाली हमारी कहानी थी चंद्रदेव सी मेरी बातें, उसका भी प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो इस कहानी को राय कृष्णदास ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है साथियों, ये वाला बिंदु ज़्यादातर आप ध्यान रखना कि ये हिंदी की प्रथम कहानी है, उसमें हमारी 4-5 कहानी आती हैं, उनमें से दुलाई वाली भी हिंदी की प्रथम कहानी में मुख्य रूप से अपना स्थान रखती है। तो इसको जो राय कृष्णदास हैं इन्होंने हिंदी की पहली कहानी माना। साथ ही साथ हम नेक्स्ट बिंदु पर बात देखें तो इसमें शुक्ल जी ने भी हिंदी की पहली कहानी की श्रेणी में इसे रखा है। शुक्ल जी ने 4 कहानियों को हिंदी की पहली कहानी मानने के क्रम में रखा था। इन 4 कहानियों में से कोई भी कहानी मानी जा सकती है। उसमें शुक्ल जी ने माना एक दुलाई वाली है और एक चंद्रदेव से मेरी बातें और एक, ऐसे करके उनकी 4 कहानी हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें, इस कहानी में 2 मित्रों का संवाद है। जी हाँ, इस कहानी के हम कथा शिल्प की बात करें तो इस कहानी में 2 मित्र हैं, तो वो उन 2 मित्रों के आपसी संवाद में ये कहानी चलती है कि उन 2 मित्रों में आपस में क्या क्या बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ रेल यात्रा करते हैं, उसी में ये कहानी चलती है। इस कहानी में बंग विभाजन का परिवेश लिया गया है। जी हाँ, इस कहानी में जो उस समय तत्कालीन समय में बंग विभाजन का जो समय था, इस कहानी में हमें देखने को मिल सकता है। अब हम इस कहानी के जो नामकरण है दुलाई वाली, अगर हम इस दुलाई की बात करें तो इस दुलाई का अर्थ है एक प्रकार का चादर चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दुलाई यानी दुलाई एक तरह की एक चादर है जिसे हम चुनर के रूप में ओढ़ते हैं, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम इस कहानी में आए शहरों का नाम देखें कि एनटीए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कि बताइए इस कहानी में कितने शहर आए या इस कहानी में कौन शहरों का वर्णन हुआ है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इस कहानी में ये वाला नहीं है या ये वाला है। तो उसी में हम देखें तो इस कहानी में काशी का भी परिवेश लिया गया है, कलकत्ता भी लिया गया है, आगरा भी लिया गया है, इलाहाबाद भी है, मुगल सराय स्टेशन भी है और मिर्जापुर भी है। जी हाँ, इस कहानी में ये सारे 4-5 शहर आते हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो हम देखेंगे इस कहानी के पात्र। जी हाँ, इस कहानी में कुल 4-5 पात्र हैं, मुख्य रूप से 4 मुख्य रूप से पात्र हैं। एक हैं बंशीधर। जी हाँ, इनको मोस्ट ध्यान रखना, ये कहानी के मुख्य पात्र माने जाते हैं या कहानी के सूत्रधार माने जाते हैं। जो बंशीधर हैं वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में इनकी ससुराल है। जी हाँ, कहानी कैसे चलती है कि जो बंशीधर हैं वो अपनी ससुराल में हैं और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने मूल गृह इलाहाबाद के लिए आते हैं।
तो तभी उनके जो नवल किशोर पात्र हैं, ये और बंशीधर, ये दोनों आपस में मित्र हैं। ये दोनों क्या हैं? आपस में मित्र हैं। तो नवल किशोर ने बंशीधर को पत्र लिखा है कि हम और तुम साथ साथ ही चलेंगे, मैं आपको मुगल सराय स्टेशन से साथ में मिल जाऊंगा, तो हम इलाहाबाद दोनों साथ साथ चलेंगे। जी हाँ। जो जानकी देवी हैं वो बंशीधर की पत्नी है। जी, बंशीधर की पत्नी कौन है? जानकी देवी। तो ये अपनी पत्नी को लेवा के जाएंगे। और जो सीता है वो जानकी देवी की बहन है। सीता कौन है? जानकी देवी की बहन है, यानी ससुराल में उनके जानकी देवी की बहन है सीता, जिसकी उम्र है 10 वर्ष। कहानी बता के आगे उसकी उम्र 10 वर्ष है। अब हम कहारेन की बात करें तो कहारेन है जानकी के मायके में नौकरानी। जी हाँ, जानकी देवी के मायके में जो नौकरानी है उसका नाम कहारेन है। और जो नवल किशोर है, नवल किशोर का बंशीधर से क्या संबंध है? तो बंशीधर के ममेरे भाई हैं और इनके दोस्त भी हैं। जो नवल किशोर के बंशीधर हैं वो नवल किशोर के ममेरे भाई हैं और उनके दोस्त भी हैं। तो आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि कहानी में कौन कौन पात्र हैं। ये 4-5 पात्र हैं, इन्हीं के द्वारा कहानी घटती है और ये रेल यात्रा की पूरी कहानी है। तो अब हम आगे कहानी का अध्ययन करें, मूल पाठ करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की एक तरफ आ रहा है। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भींगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुगनी की एक पुड़िया थी। जी, तो हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर वो स्नान कर रहे हैं। कौन सा घाट है? दशाश्वमेध घाट। इस घाट को आप ध्यान रखना, ये घाट आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से घाट पर नहा रहे थे? तो दशाश्वमेध घाट पर नहा रहे थे। अब आगे बात करें, उस समय दिन के 11 बजे थे। गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। यानी जो बंशीधर हैं वो स्नान करने के बाद अपनी ससुराल उनके घर जा रहे हैं। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्यों के वास उपयोगी थी। यानी जो मकान का जो पहले खंड था, यानी हम बोलें कि जो ग्राउंड फ्लोर था, उसमें काफ़ी अंधेरा था, पर जो ऊपर की जगह थी यानी फर्स्ट फ्लोर मान लो, तो उसमें लोग रहते थे, उसी में उनका रहना होता था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। जी हाँ, सीता सीता कहकर पुकारने लगा। अब हमारे दूसरे पात्र की एंट्री होती सीता। सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। जी, अगर हम बात करें, ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में एनटीए ने यही क्वेश्चन पूछा था कि सीता की उम्र कितनी है। जो दुलाई वाली कहानी में सीता नाम की पात्र है उसकी उम्र कितनी है? तो वो 10 बरस है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें ध्यान रखना होगा कहानी पढ़ते समय कि कौन कौन से पात्र की अगर क्या क्या विशेषताएं दी हुई, उसके बारे में क्या क्या जानकारी दी है, तो वो हमें सभी को लेकर चलनी है। पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। फिर हम आगे बात करें। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। ये बंशीधर की पत्नी कह रही हैं कि अगर तुम्हें जाना था तो आप पहले कह देते, अब आप एकदम बोल रहे हो कि जाना है, तो ऐसे विदा थोड़ी हो सकती है। अब हम आगे बात करें तो बंशीधर कहते हैं, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। जी हाँ, तो नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से। और बंशीधर कहाँ पे हैं? तो बंशीधर हैं अपनी ससुराल काशी में। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। यानी उनकी बहू कहाँ की हैं? अगर नवल किशोर की पत्नी की बात करें तो वो आगरे की हैं। ध्यान रखना, नवल किशोर की पत्नी कहाँ से हैं? आगरे से हैं, ये पूर्ण ध्यान रखना। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। जी हाँ, ये बात ध्यान रखना, जो मुगल सराय स्टेशन है यहाँ से ये लोग
आपस में मिल लेंगे, क्योंकि काशी से आएंगे वो, काशी से हमारे बंशीधर आएंगे और नवल किशोर इलाहाबाद से आएंगे, तो ये लोग मुगलसराय स्टेशन से साथ ही साथ जाएंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? तो नवल किशोर तो बंशीधर की पत्नी कहती हैं, अच्छा तो ये बात है, क्या एक गाड़ी में नहीं जाएंगे तो क्या दो दोस्ती टूट जाएगी तुम्हारी? अच्छा तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियां काट रही थी, इतने में न जाने कहां से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। यानी फिर जानकी देवी वो रोने लगी कि अब तो जाना ही होगा। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली 2-3 लाइन जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बंशीधर का परिचय दिया गया है और साथ ही नवल किशोर का भी परिचय दिया गया है कि बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में उनकी ससुराल है। जी हाँ, तो बंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के, और उनकी ससुराल कहाँ है? बनारस में है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। जी हाँ, तो ध्यान रखना, उनकी ससुराल में कुल 3 लोग हैं। कौन कौन है? साला है, साली है और उनकी सास है, उनके सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। जी हाँ, नवल किशोर कौन है? तो इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काले हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता ने कहा कि मुझे भी अपनी बहन के साथ जाना है, तो सीता रोने लगी कि मुझे भी साथ ले चलो। सीता ने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, पर फिर उसको मना कर दिया गया है। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं है कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ता गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं, छूचे को कौन पूछे। एक कहारन है। जी हाँ, देखना, एक कहारन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, यानी उनके जो बंशीधर के साले हैं उनकी भी तबीयत सही नहीं है। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंशीधर बोले। दोस्तों 1 मिनट रुकना। जी हाँ, तो बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और कुछ
असबाब था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। दोनों लोग रिक्शे में अब उसमें जा रहे हैं, तांगे में। तो बंसीधर को एकदम उनकी नज़र अपनी धोती पर पड़ी जो उन्होंने धोती पहनी हुई थी। और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। तो नवल कौन है? तो उस समय दोस्तों क्या है कि ये कहानी उस समय की है जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। तो उसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की गांधी जी ने बात कही थी। तो नवल किशोर भी कट्टर स्वदेशी थे, यानी वो स्वदेश की चीज़ों पर ही विश्वास करते थे कि हमारा पैसा बाहर क्यों जाए। तो उसी की वो बात कह रहे हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाएंगे, बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मूल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ऊह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देकर इसने ऐसा कहा। बंसीधर ने सोचा कि मैं इक्के से आया हूं, इसीलिए इसने ऐसा कहा है। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तिहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिंजला उठे और खोजने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना मारेगी। अब बंसीधर जैसे ही स्टेशन पे उन्होंने मुगल सराय पर देखा कि मुगल सराय में उन्होंने गाड़ी पूरी देख ली, वहां पे उन्हें बंसीधर कहीं नहीं दिखे। जब उन्हें नहीं दिखे तो उन्होंने सोचा कि अब अगर जानकी बोलेगी कि मुझसे तो कह रहे थे इतनी जल्दी जल्दी चलो और यहाँ पर वो भी नहीं मिले, तो उन्होंने उसके साथ उन्हें लगा कि मजाक कर दिया बंसीधर ने। सबसे अधिक सोच इस बात की थी कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। यह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े दर्जे का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनें पार करके मिर्जापुर पहुंची। अब मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। जी हाँ, तो मिर्जापुर जैसे ही गाड़ी मिर्जापुर स्टेशन पर पहुंची तो बंसीधर को भूख लगने लगी। तो उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने का झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। यानी बंसीधर जब अपने बनारस ससुराल से चले थे तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उन्हें फिर जैसे ही मिर्जापुर स्टेशन आया तो उन्हें फिर भूख लगने लगी। तो उन्होंने सोचा कि अब इलाहाबाद पहुंचने में तो देरी है, तब तक भूखा क्यों रह जाए। तो उन्होंने मिर्जापुर स्टेशन पर ही कुछ खाने के लिए सोचा।
इसीलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो सिर्फ बंशीधर ही थे। कमरे के पास उनके कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। जी हाँ, इस लाइन पे ध्यान देना कि वो जिस रेल के डिब्बे में बैठे थे उसमें एक उन्हें स्त्री दिखाई पड़ी जो उन्हें भले घर की लग रही थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल बाहर के जंगला देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मांडो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो कुछ हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, वो अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आए लेन, वो देख लो रोवल करथई। यानी वो दो चार स्त्रियां उस डब्बे में बैठी थी। उन्होंने जैसे ही उस जो स्त्री बैठी थी जो सही घर की लग रही थी तो वो रोने लगी। तो उन्हें लगा शायद इसके जो साथ वाले हैं वो बिछड़ गए या किसी स्टेशन पर रह गए हैं, इनके साथ वाले नहीं है और ये रो रही हैं। दूसरी गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बो रही ये जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तब वो भलू तो कहू कहकर दूसरी वृद्ध महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा? मिर्जापुर चढ़ी हूं ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तो पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आया इलाहाबाद? दूसरी, इलाहाबाद कौन आया हो गई हो? पहली, अरे ना ही जनहू प्रयाग जी जहाँ मनई मनकर नहाए जाला। यानी ये उनकी स्थानीय लैंग्वेज में वो स्त्रियां बात कर रही हैं कि ये कौन है, कहाँ से बैठी हैं, कहाँ से चढ़ी हैं, अकेली हैं और रो रही हैं, क्या बात है इनको। तो इन दो चार लाइनों में पहली, आवे जाए के तो सब अउते जाता बटले बाटेन, फुन ये शायद तो बेचारो विपत में न पड़ल बाटली। हे हम पंचा हैं, राजघाट टिकस कौली, मोगल की सराय उतरली, हो दनपून चढ़ेली। तो ये स्त्रियां बात कर रही हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये उनकी स्थानीय लैंग्वेज में बात कर रही हैं कि स्त्रियां उनसे बात करके भी पूछना चाह रही हैं कि तुम कहाँ से चढ़ी हो, कहाँ से नहीं चढ़ी हो। तो ये इन सब में उसकी बात है। अब हम आगे बात करें। इस तरह इन्हीं बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। बंशीधर उसी डिब्बे में बैठे थे। तो उन स्त्रियों की बात सुनते सुनते बंशीधर को सही नहीं लग रहा था। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। तो बंशीधर ने कहा कि अगर ये इलाहाबाद उतरेंगी तो मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, मेरे साथ भी स्त्रियां हैं। अगर कोई प्रयाग उतरे तो मेरे साथ आप वहां पर थोड़ी देर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की बाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। ना ही भैया, हम पंचे काहे के कहू से कुछ कहीं। अरे एक के करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज हुए। क्यों, सो मैं नहीं पतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला।
पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। जी हाँ, तो इस पे आप ध्यान देना, जो दुलाई ओढ़े बैठी है ना, यही बंशीधर को नवल किशोर हैं जो बंशीधर को बता नहीं रहे हैं कि ये मैं हूँ, और वही दुलाई ओले बैठे हुए हैं जो बंशीधर को भ्रम पैदा कर रहे हैं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी न कोई आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओ का नहीं। तो वो जो नई स्त्री है वो कह रही है अगर कोई बिना टिकट के आ रहा होगा तो उन्हें सजा होगी। इसी बात पर वो बात उसने ऐसा कहा तो उस गाड़ी में एक लाठीबान भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहां उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर जानकी को उतारने गए। जानकी सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े, क्योंकि जो नई स्त्री थी वो असमंजस में पड़ी। टिक्कस के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वो स्त्री बेबिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई थी क्या। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवर किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो तुम गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं यहीं सब सुनूंगा, हाल सुनूंगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, तो थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बाल रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं, ये डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। बंशीधर कह रहे हैं कि अगर मैं स्टेशन मास्टर से कह देता तो भाई बात तो आगे बढ़ती ना। हाँ, पर यदि मैं अरे तो क्या मैं मर थोड़े गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। तो कैसी लगी आप सभी को कहानी। जो जहाँ जहाँ मुझे मुख्य लगा
मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा वहाँ मैंने आपको टिक करके भी बता दिया है। तो अब कहानी आपको कैसी लगी एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब हम देखते हैं कि कहानी पूरी हुई। तो धन्यवाद मित्रों, आज की कहानी कैसी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। कहानी का आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, उससे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें, अभी नई शुरुआत है। धन्यवाद।